हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का एग्जाम स्टडीज यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था राष्ट्रपति के बारे में। आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। यानी आप जानते हो कि किसी भी व्यक्ति को पद दिया तो जाता है, पर उसके पास में शक्तियां कौन कौन सी होती हैं उसको भी पढ़ना तो पड़ता है ना। यदि पद दिया है तो शक्ति नहीं है तो फिर वो किस काम का है। तो आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति के पास में कौन कौन से पावर होते हैं देखते हैं। कार्यपालिका शक्तियां होती हैं, विधायिक शक्तियां होती हैं। उसके बाद अध्ययन करेंगे कि उनके पास में न्यायिक शक्तियां क्या है, सैनिक शक्तियां क्या है, सैन्य शक्तियां उनके पास में क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि उनके पास में कुछ स्वयं विवेक शक्तियां भी होती हैं, यानी जिसका उपयोग वो प्रस्तुतिवंश करते हैं। तो आज हम इस क्लास में सुंदर ढंग से अध्ययन करेंगे। आपको एकदम अच्छी तरीके से सारे प्रश्न क्लियर होते रहेंगे और आपको याद भी होते रहेंगे। साथ साथ हम ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिनसे आपको वो चीजें याद हो जाएंगी और बिल्कुल नॉर्मली भाषा के अंदर याद करवा देंगे। तो चले शुरू करते हैं, टाइम को नहीं जाहिर करते हुए। तो देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं कार्यपालिका शक्तियां, यानी सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कार्यपालिका शक्तियां। तो आपको पता होना चाहिए कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति के पास में कार्यपालिका संबंधी जो शक्तियां होती हैं, अनुच्छेद 53 ये कहता है कि राष्ट्रपति के पास में यानी संपूर्ण जो कार्यपालिका शक्तियां होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। ये हमने पढ़ा था ना। तो यहाँ पे देखते हैं और क्या क्या शक्तियां होती हैं उनके पास में। तो राष्ट्रपति के पास में अनुच्छेद 53 में कार्यपालिका शक्तियां होती है, यानी संपूर्ण जो कार्यपालिका शक्तियां होती है, किसको नियुक्त करना है, क्या करना है, ये संपूर्ण जो शक्ति होती है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। और ये कौन कहता है? ये अनुच्छेद 53 कहता है। ये अनुच्छेद 53 कहता है। हमने पढ़ा ना अनुच्छेद 53 को। तो आगे देखते हैं, देखो और क्या शक्ति होती है। यानी अनुच्छेद 75 ये कहता है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, उसके अलावा प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी करता है। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से वो किनकी नियुक्ति करता है? मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, ठीक है ना, प्रधानमंत्री की सलाह से, और सलाह से वो मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है। ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है ना। इतना आपको समझ लेना चाहिए कि 75 ये कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और फिर प्रधानमंत्री की सलाह लेते हुए वो दूसरे जो मंत्री बनाए जाते हैं वो सभी मंत्रियों की नियुक्ति करता है। ये एग्जिट आपको पता हो गया है। चले आगे देखते हैं अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 124 कह रहा है कि उच्चतम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायालयों में जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 124, ठीक है ना, अनुच्छेद 124। अब देखो हिंदी में उसको उच्चतम कहते हैं, उच्चतम, ठीक है ना, उच्चतम, जिसको अपन सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। क्या कहते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। ये समझ में आया ना। यानी सर्वोच्च जो न्यायालय होता है उसको हम उच्चतम न्यायालय कहते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। सर्वोच्च न्यायालय को उच्च न्यायालय कहते हैं और हाई कोर्ट को उच्च न्यायालय कहते हैं। क्या कहते हैं? उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय ये प्रत्येक राज्य में होते हैं, प्रत्येक राज्य में होते हैं, ठीक है ना, प्रत्येक राज्य में होते हैं। और उसके साथ साथ दो राज्यों का एक हाई कोर्ट हो सकता है, जिनको हम आगे अच्छी ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है ना। अभी वर्तमान में जो है 25 कुछ हाई कोर्ट्स है बनाए हुए, और उसके ऊपर जो एक न्यायालय होता है सबसे ऊपर कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय, उसको हिंदी में अपन जो शब्द होता है वो उच्चतम न्यायालय होता है। ये बात भी पता होनी चाहिए। उसके अंदर जो जज वगैरह होते हैं उसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत करता है? 124, यानी 124 यानी 124 अनुच्छेद के तहत नियुक्त किया जाता है। अब बात आती है राज्यपालों की नियुक्तियां, यानी राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति होती है कि राज्य के अंदर जो संवैधानिक प्रमुख पद होता है राज्यपाल का, उनकी भी नियुक्ति करता है। और वो किस अनुच्छेद के तहत करता है? वो करता है अनुच्छेद 155।
अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ये बात अपन को पता होनी चाहिए, ये उनके पास कार्यपालिका शक्तियां होती है। आगे चल के देखते हैं, इस स्लाइड में आपको ये सारी चीजें याद होगी होगी। यानी ये 53 ये कहता है कि राज्यपाल जो राष्ट्रपति के पास में संपूर्ण जो कार्यपालिका शक्तियां होती है वो निहित होती है, ठीक है ना। अब 75 ये कहता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा और प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा, ठीक है ना। बात समझ में आई। अब आगे क्या है 124 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सभी जज की नियुक्ति यानी मुख्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति करता है। दूसरी बात अपन समझना है 125 या 155 के तहत राज्यपालों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। समझ में आई ना बात। आगे चल के देखते हैं, ज्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है, आपको इस स्लाइड के साथ साथ चलना है, आपको क्लियर याद हो जाएगा, ठीक है, एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। अब और कार्यपालिका शक्तियां क्या होती हैं कि अनुच्छेद क्षेत्र 75 पढ़ा, अब क्षेत्र, ठीक है। अनुच्छेद क्षेत्र कहता है भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अब देखो राज्य और संघ, केंद्र कह सकते हैं, केंद्र, ठीक है ना, केंद्र कह सकते हैं या संघ कह सकते हैं, ठीक है ना। अब ये महान्यायवादी क्या होता है इसको समझो। महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी, इसको देखते हैं, महान्यायवादी केंद्र के अंदर जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है जी, विधि अधिकारी होता है, यानी सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है महान्यायवादी, ठीक है ना। यदि प्रधानमंत्री को किसी भी प्रकार की या राष्ट्रपति को किसी भी प्रकार की न्यायिक सलाह की आवश्यकता होती है तो वो किसके पास जाते हैं, महान्यायवादी के पास में, ठीक है ना, महान्यायवादी। और राज्य की बात करें तो आपने पढ़ा होगा राज्य के अंदर होता है महाअधिवक्ता। कौन होते हैं, महाअधिवक्ता, ठीक है ना, महाअधिवक्ता। और महाअधिवक्ता की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 165 के तहत। कौन करता है जी, कौन करता है, राज्य में राज्यपाल करता होगा, राज्य में राज्यपाल ही करता है, ठीक है ना। और यहां पर कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ये बात समझ में आ जानी चाहिए आपको, बिल्कुल सिंपल सी बात है। राज्य के अंदर कोई भी कानून संबंधी विधि अधिकारी यानी सबसे जो सर्वोच्च अधिकारी होता है विधि का वो महान्यायवादी महाधिवक्ता होता है, और केंद्र के अंदर महान्यायवादी होता है। इनको राष्ट्रपति चुनता है, नियुक्त करता है, और यहां पर जो है राज्य के अंदर राज्यपाल इनको नियुक्त करता है, ठीक है ना। ये बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गई है। अब देखते हैं, अब इसके बाद में अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, ये उनके पास में पावर होता है। अब देखें अनुच्छेद 324 ये कहता है कि राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है, ठीक है ना। और राज्य के अंदर बात करी हमने, यहां पर जो है 324 के अंदर मुख्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 316 ये कहता है कि संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी है, यहां से अच्छे प्रश्न बनने की उम्मीद रखते हैं अपन, ठीक है ना। यहां पे देखते हैं कि राष्ट्रपति संघ लोक सेवा आयोग जिनको UPSC कहते हैं उनके अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और उनके सदस्यों की नियुक्ति करता है। तो राज्य के अंदर क्या होता है, राज्य के अंदर होता है RPSC राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग। क्या होता है, राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है ना, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है रे, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है कौन, राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद 316।
अनुच्छेद 316 के तहत नियुक्त करता है। यहां से प्रश्न आपके दिमाग में आना चाहिए कि आरपीएससी के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है, परंतु हटाने का अधिकार उसके पास में नहीं होता है। हटाता कौन है? उनको हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास में है। यानी उनके सदस्यों को हटाने की जो शक्ति है वो किसके पास में है? हटाने की शक्ति आपके राष्ट्रपति के पास में होती है। आई बात समझ में? यहां से प्रश्न बनता है, कई बार बनता है, ठीक है ना, तो इसको ध्यान आपको रखना है। इसके बाद अनुच्छेद 220 में वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करता है। 220 वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये बात समझ में आ गई। एक स्लाइड को एक बार वापस देख लेते हैं। 76 में महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। 76 महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। 148 में नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है, ठीक है। उसके बाद 324 में मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। संघ लोक सेवा आयोग 316 उनके सदस्यों की और अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। और उसके साथ साथ 220 में वित्त आयोग के अध्यक्ष और की नियुक्ति भी और उनके सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। डरने की क्या है? आपको हेडेक लेने की आवश्यकता नहीं है। साथ साथ पढ़ते जाओगे, आपको ये टॉपिक क्लियर होते जाएंगे, अनुच्छेद याद होते जाएंगे, ये आपको समझ लेना है, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं कार्यपालिका शक्तियों में अन्य आयोग व अन्य क्या कर्तव्य होते हैं। देखो और किन किन की वो नियुक्ति करता है, तो यहाँ पे देखते हैं कि जो आयोग बने हुए हैं उन आयोग के जो अध्यक्ष वगैरह होते हैं उनकी अध्यक्षों की नियुक्ति करता है और सदस्यों की नियुक्ति जो है वो नियुक्त करता है, ठीक है ना। उसमें कौन कौन से आयोग? जैसे महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग यानी अनुसूचित जनजाति आयोग और अनुसूचित आयोग, ठीक है ना, जाति आयोग, बाल अधिकारी आयोग आदि के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति और विमुक्त यानी उसको हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में निहित होता है। ये इतने जो आयोग बने हुए हैं उन सब आयोगों के जो अध्यक्ष होते हैं उन और उनके सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति चुनता है, ठीक है ना। और उसको हटाना यानी विमुक्त करने का अधिकार भी किसके पास में है? ये राष्ट्रपति के पास में है। देखिए विशेष कर्तव्य और आयोग क्या है। अब ये भी एक चीज पढ़ना है। अनुच्छेद 78 में, अनुच्छेद 78 के अंदर है कि राष्ट्रपति प्रशासनिक या वित्तीय जो विधायी जानकारी देने का कर्तव्य प्रधानमंत्री का है। यानी राष्ट्रपति को प्रशासनिक और विधायी संबंधी जो जानकारी होता है वो राष्ट्रपति को देगा कौन? प्रधानमंत्री। कौन देगा? प्रधानमंत्री देगा। और ये कौन कहता है? ये अनुच्छेद 78 कहता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति SC ST और OBC आयोग का गठन कर सकता है, ये भी उनके पास में पावर होता है। तो देखिए क्या क्या होता है उनके पास में। देखो कौन से आयोग, ये तो आयोग हमने पढ़े, महिला आयोग, मानव अधिकार आयोग, अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग, बाल विकास आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है जी। आप देख दो कि विशेष कर्तव्य और विशेष आयोग क्या होते हैं। अनुच्छेद 78 ये कहता है कि राष्ट्रपति को प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री से सलाह देने का कर्तव्य राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री का है राष्ट्रपति को। किस विषय पर? यदि प्रशासनिक कोई विषय है या कोई जो है विधायी विषय है उसके ऊपर जानकारी दे सकता है, यानी जानकारी देने का प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। बात समझ में आई? उसके अलावा SC ST और OBC आयोग का राष्ट्रपति गठन करता है। आई बात समझ में? चलें आगे बढ़ते हैं। अब आपके समझ में जो है आगे होगी उसके पास उनके पास में क्या क्या कार्यपालिका शक्तियां होती हैं। अब हम बात करते हैं आगे नंबर 2 श्री शक्ति उनके पास में होती है। नंबर 2 शक्ति वो होती है विधायी शक्ति, ठीक है ना। विधायी शक्ति उनके पास में क्या क्या होती है इसको देखते हैं। उनके पास में जो विधायी शक्तियां क्या होती है और सत्र और विशेष अधिवेशन क्या होता है, अभिभाषण क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। डरने की आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे आप हमारे साथ चलते रहेंगे वीडियो के साथ में तो आपको पूर्ण रूपेण ये चीज याद होती जाएगी। देखिए संसद का संचालन। अब संसद का संचालन के समय देखो राष्ट्रपति संसद सत्र को आहूत कर सकता है। आहूत का मतलब उसको बुला सकता है। संसद का सत्र बुला सकता, आहूत कर सकता है। सत्रावसन अर्थात संसद के सत्र को समाप्त कर सकता है।
उसके साथ साथ में लोकसभा का विघटन करने का अधिकार भी, शक्ति भी किसके पास में है जी? राष्ट्रपति के पास में है। ठीक है ना। अब इसको नोट करना, एक नोट पॉइंट करना है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को स्थगित नहीं कर सकता है, यानी संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, आहूत कर सकता है, ठीक है ना, आहूत कर सकता है, यानी बुला सकता है, बुला सकता है। उसके बाद में सत्रावसान कर सकता है, यानी उसको क्या कर सकता है, उसको समाप्त कर सकता है। और उसके साथ साथ में लोकसभा का विघटन कर सकता है। लोकसभा का क्या कर सकता है? लोकसभा का विघटन कर सकता है। परंतु राष्ट्रपति के पास में सदन को स्थगित करने का अधिकार नहीं है, जो राज्यपाल के पास में भी नहीं है विधानसभा को स्थगित करने का, उसी प्रकार से राष्ट्रपति के पास में भी लोकसभा को स्थगित करने का अधिकार नहीं है। और स्थगित करने का अधिकार किसके पास में है जी? स्थगित करने का अधिकार केवल ना केवल लोकसभा अध्यक्ष के पास में होता है। ठीक है ना। लोकसभा अध्यक्ष या सभापति कह सकते हैं, उनके पास में होता है। ये पॉइंट आपको नोट करना है। यानी उनको क्या नहीं कर सकता? ये तो कर सकता है, जबकि स्थगन नहीं कर सकता है, स्थगन नहीं कर सकता है। स्थगन या स्थगित, स्थगित कह सकते हैं अपन, स्थगित नहीं कर सकता है, इसको नहीं कर सकता है। ये पावर किसके पास में होता है जी? ये होता है लोकसभा अध्यक्ष के पास में। लोकसभा अध्यक्ष होता है, उनके पास में ये पावर होता है कि वो उसको स्थगित कर सकता है। ये चीज यहां से प्रश्न बनता है। ठीक है, यहां से प्रश्न बनता है और इसी प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। अब देखते हैं कि अनुच्छेद 87 क्या कहता है। अनुच्छेद 87 यानी अनुच्छेद 87 क्या कह रहा है कि विशेष अधिवेशन, विशेष अभिभाषण, सॉरी क्या होता है? विशेष अभिभाषण। भाई मान लो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि संसद का सत्र चालू हुआ है, ठीक है ना, संसद का सत्र चालू हुआ है, या प्रत्येक आम चुनाव के बाद में, आम चुनाव के बाद में अभिभाषण देता है। अब अभिभाषण में क्या होता है कि सामान्य जो नीतियां होती है सरकार की, सामान्य नीतियां और भावी जो कार्यक्रम क्या है उसका विवरण प्रस्तुत करता है। कौन? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति, अनुच्छेद 87 के अंदर। ठीक है ना। तो देखिए राष्ट्रपति विशेष अभिभाषण देता है। कब देता है? प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में। यहां आपके जो है सैद्धांतिक प्रश्न बनेंगे, है ना, सिद्धांत संबंधी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये देखो प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र में, जब भी सत्र प्रारंभ हो रहा है तो उसके प्रथम सत्र के प्रारंभ में, आरंभ में, ठीक है, प्रथम सत्र के आरंभ में, और प्रत्येक आम चुनाव यानी निर्वाचन के बाद में जब सत्र आरंभ होता है उस समय राष्ट्रपति क्या करता है? अभिभाषण देता है। अब ये अभिभाषण क्या होता है जी? अभिभाषण ये होता है कि उसमें वो भाषण देता है, नहीं पढ़ा लिखा प्रारूप होता है, वो भाषण देता है। वो क्या, उसमें क्या होती है? उसमें होती है कि जो है सामान्य नीतियां होती हैं, सरकार की जो सामान्य नीतियां होती है, और उसके साथ साथ में भावी जो कार्यक्रम होते हैं उसको प्रस्तुत करने का काम करता है राष्ट्रपति। ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 87 के अंदर। ठीक है ना। चलो जी आगे आगे चल के देखते हैं अध्यादेश और संयुक्त बैठक। वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न आ रहे हैं, यहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। अब संयुक्त बैठक कब बुलाता है? अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक बुला सकता है। कब बुला सकता है? और उसके साथ साथ में अनुच्छेद 123 के तहत में अध्यादेश जारी करने की शक्ति, पावर किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में। तो अब देखते हैं राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है। ठीक है ना। अनुच्छेद 123। राज्यपाल की बात करें तो याद है आपको, राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल है वो 213 के तहत क्या करता है? अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, 123, 213 ध्यान रखना। अध्यादेश क्या होता है जी? अध्यादेश क्या होता है कि जब भी सदन नहीं चल रहा हो, सदन नहीं चल रहा हो और तत्काल कानून की आवश्यकता पड़ गई हो, उस समय राष्ट्रपति के पास में यह पावर होता है कि वो अध्यादेश जारी करता है। और वो अध्यादेश एज इट इज कानून का काम करता है। ठीक है ना। और जब भी सदन चलना शुरू हो जाता है
यानी उसकी वैलिडिटी 6 सप्ताह होती है। ठीक है ना, सदन जैसे ही चल रहा है तो 6 सप्ताह के भीतर भीतर उसको प्रस्तुत करना होगा सदन में, और जैसे ही सदन में पास हो जाता है तो फिर वो क्या बन जाता है, कानून बन जाता है। तो चले और उसमें क्या बात है, देखो जब अध्यादेश जारी कब किया जाता है, देखो कि जब एक या दोनों सदन का सत्र न चल रहा हो, एक सदन या दोनों सदनों का सत्र नहीं चल रहा हो, एक पहला पॉइंट, कोई कानून बनाना तत्काल आवश्यक हो, और कोई कानून बनाने की आवश्यकता तत्काल पड़ गई होगी, आज ही आज कानून की आवश्यकता है तत्काल, और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। सीधी सी बात है, तत्काल कानून की आवश्यकता पड़ गई और फिर जो है तत्काल आपको उनकी जरूरत पड़ गई, तो फिर तत्काल कानून की आवश्यकता पड़ने पर राष्ट्रपति अपना काम करता है, उनके पास शक्ति होती है कि वो अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अब उनकी अधिकतम अवधि क्या होती है, यहां से प्रश्न बन रहा है। अधिकतम अवधि कब होती है, 6 सप्ताह होती है या 6 माह हो सकती है, दो चीज है, 6 सप्ताह ये 6 माह। अब 6 माह क्यों होती है, क्योंकि संसद का जो सत्र चलता है उसके मध्य 6 माह की अवधि होती है। ठीक है ना, इसीलिए दोनों अधिवेशनों के बीच अधिकतम 6 माह का समय या अंतराल होता है, इसलिए उनकी जो अधिकतम अवधि पूछी जाए तो होती है 6 सप्ताह व 6 माह। ठीक है ना, 6 सप्ताह व 6 माह, तो इसमें जोड़ ले तो लगभग 7.5 महीने। ठीक है ना, उसके बाद में वो क्या होता है, या तो पारित हो जाता है सदन में, और यदि पारित नहीं होता है, पारित होता है तो कानून बन जाता है, और जब पारित नहीं हो तो स्वतः ही उसको खारिज कर दिया जाता है। आई बात समझ, वेरी इंपॉर्टेंट है अध्यादेश। अध्यादेश 123। अब है अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 क्या कह रही है, अनुच्छेद 108 एम्बुलेंस को याद मत रखना, ठीक है ना, अनुच्छेद 108 में याद रखना आपको कि अनुच्छेद 108 कब काम आता है। राष्ट्रपति के पास में ये पावर होता है कि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, इन्हें लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, वो पावर उनको 108 अनुच्छेद देता है। और ये किसी साधारण विधायक या दोनों सदनों में कोई असहमति होने पर उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। आई बात समझ, मान लो दोनों ऐसा कोई साधारण विधायक प्रस्तुत किया गया और उस समय दोनों सदनों में बहुत ज्यादा तनाव हो गया या सहमति नहीं बनी, उस समय राष्ट्रपति के पास पावर होता है कि वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। और एक बड़ी मजे की बात यहां पे ये है कि राष्ट्रपति फिर उनकी अध्यक्षता नहीं करता है। कौन करता है अध्यक्षता, यहां से प्रश्न बन रहा है, उनकी अध्यक्षता कर रहा है लोकसभा अध्यक्ष। कौन करेगा, लोकसभा अध्यक्ष करेगा। बैठक तो राष्ट्रपति बुलाता है पर अध्यक्ष राष्ट्रपति नहीं होता है, उनकी अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है ना, ये इसको नोट करना है, लोकसभा अध्यक्ष को। संयुक्त बैठक 108 कब बुलाता है, जब दोनों सदनों के बीच में किसी साधारण विधायक को या विशेष विधायक को लेकर के असहमति उत्पन्न हो जाती है, तब वो ऐसा काम करता है। कौन, राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुलाता है। याद हो गई ये स्लाइड आपको पूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 108 याद कर लेना। अनुच्छेद 108 से आपको अध्यादेश जो है संयुक्त बैठक बुलानी है और अध्यादेश जारी करना है 123। ठीक है, चले आगे। आगे देखते हैं विधायक पर सहमति या विशेष सिफारिश है। मान लो ऐसी कंडीशन हो जाती है कि कोई विधायक आया है, ठीक है ना, उस पे राष्ट्रपति क्या करता है, भाई जब कानून बनता है, लोकसभा में जाता है, राज्यसभा में जाता है, सब पास हो जाता है, पारित हो जाता है, तो राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है विधायक। अब राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर करें तब कानून बन जाता है। तो राष्ट्रपति के पास में क्या क्या पावर होता है, उसको वो सहमत कर सकता है, रोक सकता है, ठीक है ना, और रोक सकता है या उसको पारित कर सकता है या उसको जो है पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। ठीक है, और क्या क्या उनके पास में ये शर्तें पावर होती हैं। तो देखिए, दोनों सदनों के पारित विधायक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना अधिनियम नहीं बन सकता है। आई बात समझ, अधिनियम का मतलब कानून नहीं बन सकता है। जब दोनों सदन पास करते हैं, यानी लोकसभा और राज्यसभा, जब कोई भी विधायक आता है, तो वो किसके पास पहले
लोकसभा के पास में, लोकसभा उनको भेजती है राज्यसभा के पास में, राज्यसभा उनको 14 दिन के भीतर भीतर वापस पुनर्विचार करके लौटाना पड़ता है लोकसभा के पास में। यदि लोकसभा उनको, राज्यसभा मान लो 14 दिन के भीतर नहीं उनको जो है इधर भेजे हैं लोकसभा में, तो उसको स्वतः ही क्या मान लिया जाता है, उसको स्वतः ही पारित मान लिया जाता है, ठीक है ना, उसको स्वतः ही पास मान लिया जाता है। तब यहां से जो कानून होता है, यहां से जो विधेयक होता है, वो किसके पास जाता है, राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति उसके ऊपर जब साइन कर देता है, हस्ताक्षर कर देता है, तब वो क्या बन जाता है जी, अधिनियम बन जाता है। क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। अब राष्ट्रपति के पास में ये पावर होती है, क्या उसको वो रोक सकता है, क्या उसको वो क्या कर सकता है, ये पावर देखते हैं कि संविधान संशोधन विधेयक को छोड़ करके राष्ट्रपति के पास में ये विकल्प होता है। अब संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति अपनी सहमति या असहमति प्रकट नहीं कर सकता, ये भी एक फैक्ट आपको याद रखना है। अब देखो कि उस समय जो साधारण विधेयक होता है उसको पारित कर सकता है, पहली बात तो पारित कर सकता है, दूसरी स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है, कह सकता है कि मैं इसको बाद में देखूंगा, सोचूंगा, स्वीकृति सुरक्षित रख सकता है। दूसरी, सुझाव के लिए पुनर्विचार लौटा सकता है। अब सुझाव के लिए वापस लोकसभा में भेज सकते हैं, भाई ये जो इसमें आपको ये आप जो है कानून है उसके अंदर आपको ये त्रुटियां हैं और उस त्रुटियों को आपको सुधार करना पड़ेगा, या मान लो ये जो कानून बना रहे हो ये मौलिक अधिकार यानी मूल अधिकार है उसका हनन कर रहा है, उस समय वो क्या कर सकता है, उसको वापस लौटा सकता है। अब कौन सा विधेयक नहीं लौटा सकता, धन विधेयक नहीं लौटा सकता, यानी धन विधेयक को वापस नहीं लौटा सकता, ये फैक्ट आपको ध्यान रखना। और धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, यहां से भी आपको प्रश्न बन रहा है, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश होता है, बाकी कोई भी विधेयक आप राज्यसभा या लोकसभा में किसी में पेश कर सकते हो, जबकि धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही पेश होता है। इसको भी हम अच्छी तरीके से आगे पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं कि पुनः पारित विधेयक, यानी संसद द्वारा यदि पुनः पारित विधेयक स्वीकृति देने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है। मान लो यहां से लोकसभा राष्ट्रपति के पास भेजती है और राष्ट्रपति संसद भेजती है उनके पास में, और राष्ट्रपति उनको क्या कर सकता है, उनको पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, और लौटाने के बाद उसमें सुधार करके जब राष्ट्रपति के पास में भेजा जाता है कोई भी विधेयक, तो उस समय राष्ट्रपति बाध्य है ये करने के लिए कि उसको पारित करने के लिए बाध्य है। इस प्रकार के लाइन वाले प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है ना, आपको एग्जिट सीधा नहीं पूछ करके आपको जो है इस प्रकार पूछा जा सकता है, तो ये एक एक लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्व सिफारिश यानी राज्यों, अब कौन सा और क्या क्या सिफारिश के बगैर कानून दूसरा नहीं बन सकता। देखो राष्ट्रपति सिफारिश किसको कर सकता है, नए राज्यों का निर्माण के लिए, जब नए राज्यों का निर्माण होता वाला विधेयक होता है तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर पास ही नहीं होता, ठीक है ना, राष्ट्रपति की पहले अनुमति लेनी पड़ती है। भाई ये जैसा विधेयक होता है, नए राज्यों का निर्माण करना है, राष्ट्रपति को विधेयक पेश होने से पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी पड़ती है, ठीक है ना। पूर्व सिफारिश, निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या सीमाओं में बदलाव करना हो, दूसरे राज्यों और क्षेत्र में बदलाव करना हो तभी। धन विधेयक, संचित निधि से कोई व्यय यानी संचित निधि से कोई खर्च करना हो उस समय, और साथ साथ में भूमि अधिग्रहण हेतु कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं होता है। आई बात समझ में, बिल्कुल यहां से ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट बन रहा है कि दूसरे विधेयक तो कोई भी राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पेश कर सकते हैं और उसको वापस राष्ट्रपति साइन करता है अंतिम रूप में, तब वो अधिनियम बनता है। परंतु कुछ जो विधेयक होते हैं वो राष्ट्रपति की पहले परमिशन लेनी पड़ती है, फिर सदन में आता है। आई बात समझ में नहीं। अब कौन कौन से विधेयक होते हैं, राज्य की कोई सीमा का निर्माण करना हो, या राज्य की सीमा के साथ साथ में आपको सीमांकन का बदलाव करना हो, सीमाओं का बदलाव करना हो, या राज्य के कुछ नामों में बदलाव करना हो, साथ साथ में धन विधेयक लाया जा रहा उस समय, और संचित निधि से कभी कोई पैसे निकालने हो, और भूमि अधिग्रहण बिल यानी भूमि को किसी जगह पर कहीं पे काम देना है सरकार के लिए या किसी बिल्डर्स के लिए, या कह सकते हैं कि किसी कंपनी को देना है सरकार को, भूमि अधिग्रहण बिल होता है, वो राष्ट्रपति के सिफारिश के बिना सिफारिश के बिना संसद में पेश ही नहीं होता। इस प्रकार से ये जो चीज हमने पढ़ी है कि राष्ट्रपति किससे सहमत कर सकता है, किससे असहमत कर सकता है, विशेष सिफारिश है, ये हमने पढ़ा है। यहां से आपके सैद्धांतिक प्रश्न बन रहे हैं, ज्यादातर आपके ऑब्जेक्टिव प्रश्न नहीं बनकर, मतलब सैद्धांतिक यानी लाइन लंबी पूछी जाएगी, और तथ्य संबंधी सहमति असहमति, कौन सा तथ्य सही है कौन सा गलत है, ठीक है ना, ऐसे प्रश्न बनेंगे। तो यहां भी आपको आसानी से इसको पढ़ना है, यहां पढ़ने के बाद में आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। आगे चल के देखते हैं
संसद में सदस्यों का मनोनयन। अब क्या उसके पास में ऐसा पावर कौन सा होता है राष्ट्रपति के पास में कि वो संसद में उनका जो है मनोनयन कर सकता है? अब उनके पास ये शक्ति होती है, ये सारी हम विधायिक शक्तियां पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। राज्यसभा में मनोनयन, अब राज्यसभा के अंदर मनोनयन, राष्ट्रपति राज्यसभा के अंदर कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाला, यदि विशेष ज्ञान रख रहा है और व्यवहारिक अनुभव रख रहा है तो ऐसे 12 विधायकों का मनोनयन करता है राज्यसभा में। राज्यसभा में 12 सदस्यों का क्या करता है? मनोनयन करता है। 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, ठीक है ना। और उसी के साथ साथ में यह देखो कि लोकसभा के अंदर भी मनोनयन करता है। ये ऐतिहासिक बात है, लोकसभा के अंदर भी मनोनयन करता है, करता था, परंतु कुछ अभी बदलाव हुए हैं, उस फैक्ट को भी अपन देखेंगे कि लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों का मनोनयन करने का प्रावधान है। अनुच्छेद इसमें अनुच्छेद 331 के समथिंग है, ठीक है ना, 331, ठीक है ना। उसके बाद में अब उसमें अनुच्छेद 104 में, अनुच्छेद 104 में क्या किया गया? संविधान संशोधन किया गया। अब इन्होंने कहा कि भी इनकी आवश्यकता ही नहीं है। एंग्लो इंडियन कौन होते हैं कि जिसकी जो है माता पिता में से कोई एक बाहर के हो, दूसरे देशों के हो, इंग्लैंड के हो, या उनसे आने वाली जो संतान है वो हो सकती है, उसको एंग्लो इंडियन कह सकते हैं, ठीक है ना। ये होते हैं। तो ऐसे दो, उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 एंग्लो इंडियनों की नियुक्ति का प्रावधान था, परंतु अभी अनुच्छेद 100 उसमें अनुच्छेद जो है संविधान संशोधन 104 संविधान संशोधन के तहत, ठीक है ना, इसको हटा दिया गया है। इसको संशोधन करके संशोधन कब किया गया? अनुच्छेद 104 संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा ये प्रावधान निरस्त कर दिया गया। यानी ये उसमें संविधान संशोधन करके उस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया। ये प्रश्न आया हुआ भी है, अब ये मनोनयन नहीं होता है, यहां से प्रश्न आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरीके से आपको देखना है, ठीक है ना। एंग्लो इंडियन की नियुक्ति पहले लोकसभा में करते थे, यानी कितने जो मेंबर होते थे? जो है 345, कितने होते थे लोकसभा में? कितने मेंबर हैं अभी वर्तमान में जो लोकसभा के अंदर? आपके 345 मेंबर हैं, ठीक है ना। उसके अंदर जो है अधिकतम 345 नहीं, यहां पर 545 है, ठीक है ना। कितने हैं? 545, ठीक है ना। 545 अधिकतम हो सकते हैं 552, ठीक है ना। अधिकतम 552 हो सकते हैं लोकसभा के अंदर। राज्यसभा के अंदर 245 है और अभी 200 अधिकतम 252 हो सकते हैं, ठीक है ना। उसमें से 12 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, और यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियन की नियुक्ति करते थे, परंतु 108 के तहत उसको 104 संविधान संशोधन के तहत उसको हटा दिया गया। आगे चल के देखते हैं। देखो अब उनके पास में और क्या शक्तियां होती हैं? शक्तियों की बात करें, उनके पास में सैन्य शक्तियां होती है, और उनके साथ में उनके पास में विधायी जो वित्तीय शक्तियां भी होती हैं। सैन्य शक्तियां और वित्तीय शक्तियां होती है, इसको देखते हैं। सैन्य शक्तियां और वित्तीय शक्तियां कौन कौन सी होती हैं, ये भी आपको अच्छी तरीके से अपन पढ़ेंगे। देखो कि सैन्य शक्तियां में आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, यानी थल सेना, वायु सेना और जल सेना, इन तीनों सेनाओं का सेनापति होता है, ठीक है ना। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का, थल सेना, नौसेना और वायु सेना का सर्वोच्च सेनापति होता है, सुप्रीम कमांडर कह सकते हैं, होता है कौन? राष्ट्रपति। ये उनके पास में सैनिक शक्तियां होती है। और उसके साथ साथ में वित्तीय शक्तियां क्या है, यानी पैसा टक्के वाली शक्तियां क्या है? देखिए कि धन विधायक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से संसद में पेश होता है। ये हमने पीछे पढ़ा था कि धन विधायक है वो, ठीक है, राष्ट्रपति की अनुमति से पेश होता है, ये उनके पास शक्ति होती है। यानी बजट, वार्षिक बजट, जो बजट का अपन के संविधान में कहीं पर प्रावधान नहीं लिखा हुआ, शब्द नहीं लिखा हुआ बजट। संविधान में क्या लिखा हुआ है? संविधान में लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या लिखा हुआ जी? वार्षिक वित्तीय विवरण। अब राष्ट्रपति के पास में ये पावर होती है कि वो वार्षिक वित्तीय जो विवरण है सदन के पटल पर रखवाता है। ये उनके पास में क्या शक्ति होती है? वित्तीय शक्तियां होती है।
अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती, यानी अनुदान की मांग होती है वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती। आकस्मिक निधि, यानी जो अपन के लोकलय का निधि, संचित निधि और आकस्मिक निधि, तीन निधियां होती हैं, उस तीन निधियों में आकस्मिक निधि होती है। आकस्मिक निधि यानी पूर्व अनुमति के बिना अग्रिम भुगतान की व्यवस्था कर सकता है। आकस्मिक निधि मान लो कहीं पर ऐसा हो गया है कि जरूरत पड़ गई, या भूकंप आ गया, या ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, या समुद्र सुनामी आ गई, ऐसी कंडीशन हो जाती है, तो देश में हो जाती है ऐसी कंडीशन, उस समय राष्ट्रपति के पास में पावर होता है कि वो आकस्मिक निधि से पैसे निकाल सकता है, ये उनके पास में पावर होती है। ठीक है। वित्त आयोग प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन करता है। अब वित्त आयोग में क्या होता है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच में राजस्व का जो बंटवारा करने के लिए एक आयोग बनता है जिसे वित्त आयोग कहते हैं, और हर 5 साल में वहां पर जो है वित्त आयोग का गठन करने का जो पावर होता है वो किसके पास होता है? राष्ट्रपति के पास में। चले एक बार जल्दी इसको एक बार अपन देख लेते हैं वित्तीय शक्तियों को एक बार फिर से, कि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही पेश होता है। दूसरी बात, वार्षिक बजट यानी जो अपन कह सकते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण राष्ट्रपति पेश करवाता है सदन में। अनुदान की मांग राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना नहीं की जा सकती, और आकस्मिक निधि से पैसे निकालने का काम होता है वो राष्ट्रपति कर सकता है। और हर 5 साल बाद यानी प्रत्येक 5 साल बाद में वित्त आयोग का गठन करने का अधिकार किसके पास में है जी? राष्ट्रपति के पास में होता है। ये जो है सैनिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां उनके पास में होती हैं। अब चल के आगे देखते हैं। अब देखो कि उनके पास में न्यायिक शक्तियां क्या है, यानी न्यायालय के अंदर उनके पास में क्या शक्तियां होती हैं। यानी राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय मिस कह सकता हूं मैं सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, सर्वोच्च न्यायालय। अब सर्वोच्च न्यायालय कहां है जी? पता ही आपको, दिल्ली। ठीक है, कहां है? दिल्ली में। नई दिल्ली कह सकता हूं, नई दिल्ली में। ठीक है ना। अब ये बात देखो कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 124, राष्ट्रपति भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, जो हमने पीछे देख लिया था, पढ़ा, ठीक है ना। उच्चतम न्यायालय में 217 अनुच्छेद ये कहता है कि राष्ट्रपति राज्य के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये उनके पास में न्यायालय संबंधी शक्ति होती है। और क्या क्या शक्तियां होती है देखो, और क्या क्या शक्तियां होती हैं कि उनके पास में अनुच्छेद 72 के तहत किसी भी व्यक्ति को क्षमा करने की शक्ति है, यानी कोई भी न्यायालय द्वारा उसको दंडित कर दिया गया है और दंडित किए हुए व्यक्ति को क्षमा करने का पावर किसके पास में है? राष्ट्रपति के पास में है। जबकि राज्यपाल इसके मामले में थोड़े कम है। मृत्युदंड को राज्यपाल माफ नहीं कर सकता, राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है। संघीय कानून के विरुद्ध किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति को दंड को कम कर सकता है, या तो दंड को कम कर सकता है और स्थगित भी कर सकता है, और पूर्ण रूपेण क्षमा भी करने की शक्ति किसके पास है? किसके पास है? अनुच्छेद 72 के में राष्ट्रपति के पास में। ठीक है ना, अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के पास में ये शक्ति होती है। दूसरा, सैनिक न्यायालय, यानी सेना के अंदर भी अलग से कोर्ट बने होते हैं, सैनिक न्यायालय द्वारा भी दिए गए दंड को क्षमा कर सकने की शक्ति है। यानी सैनिक न्यायालय में ये किसके पास नहीं होती है? ये राष्ट्रपति राज्यपाल के पास में नहीं होती है। राज्यपाल इसके मामले में राष्ट्रपति से पीछे, राज्यपाल के पास में ये शक्तियां नहीं होती हैं। अब देखते हैं मृत्युदंड पर शक्ति। मृत्युदंड को पूर्ण क्षमा करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। और राज्यपाल की तुलना, राज्यपाल की मृत्युदंड की क्षमा को पूर्ण क्षमा या सैनिक न्यायालय को क्षमा करने की शक्ति उनके पास में नहीं होती है। ये राज्यपाल के पास में नहीं होती है, राष्ट्रपति के पास में होती है। ये दोनों के बीच में फर्क है। तो आगे अब देखो, अब यहां पर कुछ बातें आपने देख ली हैं कि हमने देखा कार्यपालिका शक्तियां, विधायी शक्तियां, सैनिक शक्तियां और वित्तीय शक्तियां। ये 3 शक्तियां आपने देख ली हैं। अब हम अंतिम रूप से पढ़ेंगे कि भाई उनके पास में क्या क्या स्वयं विवेक शक्तियां होती है, यानी वो किस प्रकार की अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से शक्तियां, अपने पावर का प्रयोग कर सकता है। तो देखिए, प्रधानमंत्री का चुनाव करता है ना, उस समय वो स्वयं विवेक शक्ति का प्रयोग करता है। ठीक है। लोकसभा के अंदर चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं होने की स्थिति में, मान लो ऐसा हो रहा है कि प्रधानमंत्री जब चुनाव होता है उसका, उस समय किसी भी व्यक्ति के पास में, किसी भी दल के पास में पूर्ण रूपेण बहुमत न हो, आई बात समझ? उस समय राष्ट्रपति के पास में यह पावर होता है कि स्वयं विवेक शक्ति के द्वारा
प्रधानमंत्री का चुनाव कर लेता है। ठीक है, उसके बाद में उनको कुछ समय बाद यानी कुछ टाइम बाद उसको ये पावर, उसको ये कहा जाता है कि वापस उसकी जो वोटिंग करवा करके यानी बहुमत सिद्ध करने की, बहुमत सिद्ध कर दिया जाता है, तब वो प्रधानमंत्री रह सकता है। बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है, परंतु राष्ट्रपति उसमें से किसी एक आदमी को प्रधानमंत्री बना सकता है, जबकि ये होता है कि उसको बहुमत सिद्ध करना पड़ेगा। नॉर्मल मामले में यही होता है कि पहले से ही जो बहुमत सिद्ध होता है और बहुमत सिद्ध होने के बाद में राष्ट्रपति के पास में वो जो है अपना मत पेश करता है, अपना जो है पेश करता है कि भाई मुझे इसको राष्ट्रपति बनना है। ठीक है ना, वो अपना जो है बहुमत लेकर के, बहुमत सिद्ध करने का अधिकार होता है उनको। ठीक है, वो पेश करता है, फिर राष्ट्रपति यहाँ पे चुनाव कर देता है। अब ये बात आती है कि उनके पास में एक पावर होता है, विटो पावर, विटो पावर शक्ति का प्रयोग। अब विटो पावर शक्ति का प्रयोग यहां से प्रश्न बन रहा है भाई, विटो पावर शक्ति यानी विधायक जब विटो पावर का प्रयोग करता है करने की असाधारण शक्ति, ये समम विवेक शक्ति के अंदर आती है। मान लो हमने पीछे पढ़ा था कि सहमति और असहमति संबंधी जो बात पढ़ी थी, यहां पर यह है कि राष्ट्रपति कभी भी ऐसा कोई विधायक आता है तो उसको अपने पास भी रख सकता है, और ये प्रयोग कर दिया। ये प्रयोग, इस शक्ति का जो है उपयोग किया है, किसने इस शक्ति का उपयोग किया है इतिहास में प्रथम बार 1986 में जैल सिंह ने। जो जैल सिंह राष्ट्रपति थे उस समय, ज्ञानी जैल सिंह ने इनका प्रयोग किया, ज्ञानी जैल सिंह ने इनका प्रयोग किया है। यहां से प्रश्न बनता है, ज्ञानी जैल सिंह ने इनका प्रयोग किया है, और कौन सा विधायक था वो भी? ये विधायक था भारतीय डाक विभाग, भारतीय डाक विभाग, भारतीय डाक विभाग संशोधन विधायक। ठीक है ना, भारतीय डाक विभाग संशोधन विधायक। उस विधायक के ऊपर राष्ट्रपति ने अपनी पावर दिखाई, स्वयं विवेक शक्ति, और उन्होंने विटो का प्रयोग किया, जेबी विटो, इसको पॉकेट विटो कहते हैं। ठीक है ना, जेबी विटो का प्रयोग किया। इसमें उन्होंने जेबी विटो का प्रयोग किया। जेबी विटो का मतलब है पॉकेट विटो। पॉकेट का मतलब उनको उन्होंने अपने जेब में रख लिया, न तो उन्होंने वापस लौटाया और न ही आगे उसको अप्रूव किया। ठीक है ना, और वो उस समय उन्होंने किया था, और उस समय राजीव गांधी सरकार थी और उन्होंने जेबी विटो का प्रयोग किया था। राजीव गांधी सरकार के समय किया था, और किसने किया था? भारत में एक बार ही हुआ, और ये जैल सिंह ने करके दिखाया था, जैल सिंह। ठीक है ना, ज्ञानी जैल सिंह। तो देखिए यहां पर जो हमने राष्ट्रपति के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में इस वीडियो में अध्ययन किया है, बिल्कुल नॉर्मल सी अपनी जो है अच्छी तरीके से समझते हुए इस वीडियो के अंदर हमने पूरा बताने का प्रयास किया। अगला वीडियो अपन लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।